प्यारे मित्रों, संबोधि जीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल से हम लोगों ने विधिवत मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन प्रारंभ किया और उसके अंतर्गत हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत टॉपिक को शुरू किया। और दिल्ली सल्तनत टॉपिक को शुरू करने के क्रम में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत के ज़्यादा महत्वपूर्ण सुल्तानों के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद अन्य सुल्तानों के बारे में अध्ययन करेंगे। और कल के वीडियो में हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम बलवन का अध्ययन करेंगे। बलवन का अध्ययन करने के पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जहाँ दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, वहीं इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, जबकि बलवन दिल्ली सल्तनत का मुख्य संगठनकर्ता था, या यूं कहे कि प्रथम संगठनकर्ता था। ऐसा कहने का आशय इसलिए है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, इसलिए उसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसी प्रकार से बलवन ने सैन्य व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास किया, इसलिए बलवन को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संगठनकर्ता कहा जाता है। जहाँ तक बलवन के शासनकाल की बात है, तो बलवन का शासनकाल 1266 से 1287 तक रहा। और बलवन के बारे में हमें यह ध्यान में रखना होगा कि बलवन का प्रारंभिक या मूल नाम बहाउद्दीन था। इस प्रकार से बलवन का पूरा नाम बहाउद्दीन बलवन था। बलवन इल्बरी वंश से रिलेटेड था। उसने सैनिक व्यवस्था के अंतर्गत या सैन्य संगठन में नायक के रूप में कार्य किया था अपने प्रारंभिक जीवन में। बलवन ने मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था 1246 में, इसलिए उसे महान खान की उपाधि दी गई। बलवन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने दिल्ली सल्तनत को वास्तविक रूप में मजबूती प्रदान की। बलवन ने एक और मेजर डेवलपमेंट बलवन के समय हुआ। उसने राजत्व का एक नया सिद्धांत दिया और उसने खुद को जिल-ए-इलाही कहा। जिल-ए-इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया या उसका प्रतिनिधि। कहने का आशय यह कि बलवन अपने राजकाज में किसी भी प्रकार से उलेमा वर्ग के हस्तक्षेप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। बलवन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने सैन्य विभाग को एस्टेब्लिश किया और सैन्य विभाग का नाम दीवान-ए-आरिज दिया गया। और उसी के समय पहली बार गुप्तचरों अर्थात बरीदों को अपॉइंट किया गया। गुप्तचरों को सल्तनत काल में बरीद कहा जाता था। बलवन ने फारसी परंपरा के अनुसार दरबार को पुनः संरचित किया। उसने सिजदा और पैबोस की पद्धति प्रारंभ की। साथ ही उसने पारसी त्योहार नौरोज को मनवाना शुरू किया। यहाँ हम लोगों के लिए ध्यान रखना जरूरी है कि सिजदा और पैबोस का मतलब क्या होता है। तो जिस प्रकार से हम लोग हिंदू धर्म में कोई भी जब श्रेष्ठ व्यक्ति सामने आता है तो हम पैर छूकर या हाथ जोड़कर उसको प्रणाम करते हैं, वैसे ही इस्लामी परंपरा में जो ऐसे अभिवादन किया जाता है, इसी को सिजदा कहा जाता है।
और पैबोस का मतलब होता है कदम चुंबन। मतलब सुल्तान के जितने भी सामंत थे, या यूं कहे कि सुल्तान के अधीनस्थ जितने भी व्यक्ति थे, वे जब सल्तनत के दरबार में आते थे तो सुल्तान का पैर चूमते थे। इसी प्रकार से हमारे लिए यह ध्यान में रखना अनिवार्य है, जैसा कि हमने कल के क्लास में देखा था कि इल्तुतमिश ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने 40 सर्वाधिक विश्वसनीय दासों का एक समूह बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगनी या चालीसा कहा गया। लेकिन आगे चलकर इल्तुतमिश के मरने के बाद ऐसा देखा गया कि चालीसा जो है प्रशासन को मजबूत करने के बदले उसको कमजोर करने में संलग्न हो गया, और एक प्रकार से वह किंग मेकर का रोल प्ले करने लगा। मतलब जो राजा चालीसा के अकॉर्डिंग काम करता था उसको चालीसा के सदस्य गद्दी पर बने रहने देते थे, और जो सदस्य उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करता था उनको वे लोग हटा देते थे। कहने का आशय यह कि वे लोग मतलब राजा बनाने वाले की भूमिका में आ गए, और चूंकि बलवन करीब से चालीसा की गतिविधियों को देखा हुआ था, तो बलवन जानता था कि जब तक चालीसा अस्तित्व में रहेगा तब तक हम सबल शासन की स्थापना नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने चालीसा या तुर्कान ए चहलगनी को नष्ट कर दिया। बलवन के बारे में एक और तथ्य जानना हमारे लिए जरूरी है। जैसा कि कल के क्लास में आपने देखा था कि इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमण चंगेज खां के नेतृत्व में किया गया। हालांकि यह बात सत्य है कि चंगेज खां ने भारत की मुख्य भूमि, या यूं कहे कि दिल्ली सल्तनत के राज्य क्षेत्र में आक्रमण नहीं किया, या राज्य क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि वह सीमावर्ती क्षेत्र से ही लौट गया। तो मंगोल समस्या पूरे दिल्ली सल्तनत काल के दौरान एक सबसे बड़ी चुनौती रही। तो बलवन ने उसका समाधान कैसे किया, सो देखिए। बलवन ने सीमावर्ती क्षेत्रों का सैनिकीकरण या सैनिकरण किया मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए। साथ ही बलवन ने, जैसा कि अभी हमने देखा कि बलवन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सैन्य विभाग अर्थात दीवान ए आरिज को एस्टेब्लिश किया, अर्थात सेना का संगठन किया। बलवन के पहले सैन्य विभाग या मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवान ए विजारत, कहने का मतलब यह कि वजीर के अंतर्गत आता था। दीवान ए विजारत जो था वह वित्त मंत्रालय से रिलेटेड था एक तरह से। उसी के अधीन या उसी के अंतर्गत सैन्य संगठन आता था। लेकिन बलवन ने दीवान ए विजारत से सैनिक शक्ति को छीन लिया, और उसने दीवान ए आरिज के नाम से सैनिक विभाग का गठन किया। इसी के साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बलवन ने उन सभी भूमियों को दिल्ली सल्तनत के अधीन अधिग्रहित कर लिया। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो सल्तनत की सेवा में था, जब वह तो सल्तनत की सेवा में था तो उसके एवज में उसको जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा या बड़ा सा टुकड़ा जो भी मिला हुआ था। लेकिन आगे चलकर उनके उत्तराधिकारी सल्तनत काल की सेवा जब करना उन लोगों ने बंद किया, तो बलवन ने उन सभी लोगों को प्रदान की गई भूमि या क्षेत्र को उनसे छीन लिया और उसे दिल्ली सल्तनत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया। इसी प्रकार से हमें यह ध्यान रखना होगा कि बलवन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई और उसने विरोधियों का कठोरता पूर्वक दमन किया। यहाँ हमारे लिए रक्त और लौह की नीति को समझना अनिवार्य है। रक्त और लौह की नीति का मतलब हुआ कि शक्ति के बल पर, ताकत के बल पर या क्रूरता के बल पर
जो अपने पक्ष के व्यक्ति नहीं है उन्हें भी डरा धमका कर या शक्ति के बल पर उनको अपने अधीन लाना या उनको उनसे अपने अधीन या अपने अकॉर्डिंग काम करवाना, इसी को रक्त और लौह की नीति कहा जाता है। इसके बाद हमारे लिए एक और चीज जानना महत्वपूर्ण है कि बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने राजा के गरिमा को प्रतिस्थापित किया। राजा का मतलब क्या होता है, इसको दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में प्रतिस्थापित करने का काम बलबन ने किया। उसने अपनी वेशभूषा, अपने सामाजिक बर्ताव, मतलब आप इसी से समझिए कि बलबन किसी भी सामान्य व्यक्ति से मिलता जुलता अपने शासनकाल के दौरान नहीं था। बलबन गिने चुने लोगों से ही मिलता जुलता था या उनके साथ बैठता था, और उसने अपने व्यवहार में मूलभूत परिवर्तन किया। यहाँ व्यवहार का आशय यह हुआ कि उसने शराब पीना या मदिरा पान जो है छोड़ दिया। क्योंकि मान लीजिए कि यदि आप कोई गलती कर रहे हैं और आप दूसरे से चाहेंगे, अपेक्षा करना कि वह आपका इज्जत करे, आपको सम्मान दे, तो यह संभव नहीं है। तो बलबन ने देखा कि अगर ग्रिप बना करके रखना है शासन पर, तो हमको सामाजिक बर्ताव को बदलना होगा, वेशभूषा राजसी पोशाक को पहनना होगा, और उसी प्रकार से मदिरा पान को त्यागना होगा। इसी प्रकार से बलबन के बारे में एक और चीज जानना महत्वपूर्ण है कि बलबन ने स्वयं को ईरानी शासक कहने का मतलब यह कि ईरान के शासक अफरासियाब का वंशज बताया। अब सवाल उठता है कि अफरासियाब कौन था। तो आप जानते होंगे कि फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक की रचना की थी। उस शाहनामा पुस्तक का जो पौराणिक चरित्र था, उसी का नाम अफरासियाब था। तो मित्रों, आज के क्लास में इतना ही। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखेंगे जो यूपीएससी, बीपीएससी या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में बलबन से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो आप समझ पाएंगे कि आपके लिए यह वीडियो कितना कारगर है। और यदि किसी को कोई तथ्य समझने में या कोई कमी दिखे वीडियो में, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। आपका सुझाव आमंत्रित है, क्योंकि आप लोग जो सुझाव हमें देंगे उसी से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और मैं आप लोगों की उम्मीद पर खरा हो पाऊंगा। धन्यवाद।